में ट्रांसफॉर्म कर देना, मतलब कन्वर्ट कर देना, चेंज कर देना। लिखिएगा द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, लिखिएगा द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी into another form is known as transformation of energy. Is known as transformation of energy. Example, when a body is released from a height, when a body is released from a height, then the potential energy of the body is gradually transformed. Then the potential energy of the body is gradually transformed. Potential energy of the body is gradually transformed or changed into kinetic energy. Transformed or changed into kinetic energy. हेडिंग डालिएगा एनर्जी कन्वर्टर्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एक तरीके की एनर्जी जब किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तब हम उस प्रोसीजर को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद में किस किस डिवाइस में, किस किस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में क्या क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमको देखना है। हेडिंग डालेंगे एनर्जी कन्वर्टर्स। एनर्जी कन्वर्टर्स in our everyday life we make use of many appliances. In our everyday life we make use of many appliances or machines. We make use of many appliances or machines which convert or transform one form of energy into another form. Which convert or transform one form of energy
into another form अच्छा, तो हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें एनर्जी कन्वर्टर्स का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें हम ये देखते हैं कि उनमें ना एनर्जी कन्वर्ट होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है उसमें। वो कन्वर्जन किस तरह से होता है वो देखिएगा। एनर्जी कन्वर्टर्स में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, लिखिएगा सम कॉमन एग्जांपल्स। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में नोट कीजिएगा, अ मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, नहीं नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम टीवी की बात करते हैं, तो टीवी में जब हम इलेक्ट्रिसिटी जब चालू करते हैं, टीवी को जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो टीवी जो है वो चालू हो जाता है ना, और टीवी पर स्क्रीन पर वीडियो वगैरह वो सब दिखाई देती है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम ट्यूबलाइट की बात करें, तो ट्यूबलाइट में हमने इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन करा, तो स्विच ऑन करा तो ट्यूबलाइट ने ना ग्लो करना शुरू कर दिया, तो लाइट प्रोड्यूस होती है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि टीवी ने खुद से ही डांस करना शुरू कर दिया हो या मोशन करना शुरू कर दिया हो, ऐसा तो नहीं होता। टीवी के अंदर जो पिक्चर होती है वही तो डांस करती है ना। और इसी तरीके से जब ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट तो वहीं रहती है ना, पंखे की तरह गोल गोल तो घूमती नहीं है ट्यूबलाइट। हॉरर फिल्म्स में हो जाता है कभी कभी, है ना, वो छोड़ो, लेकिन वैसे तो ट्यूबलाइट सिर्फ ग्लो करती है। लेकिन जब हम फ़ैन की बात करते हैं ना, तो फ़ैन के अंदर जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी और फ़ैन ने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। तो फ़ैन क्या करता है, मोशन दिखाता है। तो कोई भी चीज़ जब मोशन दिखाती है तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। सही है। तो इस वजह से जैसे हमने यहाँ कहा, अ मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर, मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली फ़ैन की बात नहीं कर रहा हूँ, वॉशिंग मशीन में भी यही होता है भाई। वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं तो वॉशिंग मशीन भी तो गोल गोल घूमता है ना, उसके अंदर जो व्हील होता है वो गोल गोल घूमता है। तो वही चीज़ है। और ये और भी किचन में आप चले जाएँ तो किचन में मिक्सी होती है ना, तो मिक्सर जो है उसमें अगर आप कुछ भी चीज़ डालेंगे तो गोल गोल घूमती है। ठीक है। तो जहाँ पर भी रोटेशनल मोशन मेरे को मिलेगा ना, वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होगी, फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है ना, जहाँ पर भी मेरे को रोटेशनल मोशन चाहिए, फिर चाहे वो आपका लैपटॉप हो, तो लैपटॉप भी अगर आपने देखा तो लैपटॉप के साइड में एक छोटी सी जाली होती है और उसके अंदर से ना हवा निकलती रहती है, गर्म गर्म हवा निकलती है। वो गर्म हवा क्या है कि वो उसके जो सिस्टम है, जो मदरबोर्ड है, उसको कूल डाउन करने के लिए उस पर एक फ़ैन लगाया जाता है। जहाँ पर भी फ़ैन है वहाँ पर मोटर ज़रूर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो ये तो इलेक्ट्रिक मोटर एक एग्जांपल, एक एनर्जी कन्वर्टर जो हम डेली अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। सेकंड लिखेंगे इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सीधा लिखिएगा इलेक्ट्रिक आयरन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर थर्ड लिखें इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में और फिर हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में। ये वाला जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना, एक नंबर का आता है पेपर में, आता जरूर है पर आता है एक ही नंबर का है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और हीट एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा इलेक्ट्रिक बल्ब शायद आपने ना देखा हो। इलेक्ट्रिक बल्ब देखा है सभी ने, बल्ब है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है किसी ने, हाँ 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 देखा है, छूकर देखा है, हाँ कांच वाला छूकर देखा है, चालू चालू बल्ब को छूकर देखा है, गर्म होता है बहुत ज़्यादा। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ना एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट का मतलब क्या है, हाँ बहुत सही, टंगस्टन का होता है वो फिलामेंट। तो जो टंगस्टन है ना, टंगस्टन एक अलॉय होता है और अलॉय की खास प्रॉपर्टी ये है कि जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तो उसका ना धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इतना बढ़ने लगता है, इतना बढ़ जाता है टेम्परेचर कि जैसे कि लोहा है, अगर लोहे का टेम्परेचर बढ़ने लगे तो वो धीरे 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 ना वो क्या बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए पिघलने के लिए, वो धीरे धीरे क्या होता है रेड कलर का होने लगता है। ऐसे ही जो टंगस्टन है, टंगस्टन का जब टेम्परेचर बढ़ता है धीरे धीरे येलो कलर का होने लगता है। अब जब वो येलो कलर का होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, येलो कलर का जब वो होगा तो वो जो कलर है वो ना उसका ग्लो करने लगता है। अब जब कलर ग्लो करता है तो उसी की वजह से हमको दिखाई देता है, जिस रूम में हम बैठे हैं उस रूम में रोशनी हो जाती है, येलो कलर की रोशनी हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक बल्ब का है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, पहले वो जलता रहता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होने लगती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी की वजह से फिर हमको लाइट मिलनी शुरू हो जाती है। कैंडल, कैंडल में भी तो यही करते हैं, जलाया माचिस से, माचिस से जैसे ही कैंडल को जलाया तो कैंडल जो है कि आप उसको जो उसकी जो फ्लेम है उसको छू सकते हैं, नहीं छू सकते, जल जाएंगे। ठीक है, तो हीट तो वो प्रोड्यूस कर ही रही है, लेकिन अपने आसपास जो उसकी फ्लेम है, उसकी फ्लेम इतनी ब्राइट होती है कि उसकी वजह से आसपास पूरे रूम के अंदर रोशनी हो जाती है। ठीक है, अगला देखिएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब के बाद अगला है रेडियो। इलेक्ट्रिक एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी टू
साउंड एनर्जी। सब ठीक तो है? अच्छा, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो नहीं पीती? अच्छा, भाई परेशान मत करो। क्या मारा इसने पीछे? कोहनी से मारा? अच्छा, तुम्हें 3 बच्चों को छींक हो मतलब जुकाम हो रखा है क्या? 3 बच्चे वो पकड़ कर बैठे रुमाल पीछे आ रहा, तुम ठीक हो ना? आरव पता नहीं आज क्या हो गया, चुपचाप अकेला से बैठा हुआ है। ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या हो गया? मम्मी पापा ने डांट लगाई क्या? पटाखे दिलाने से मना किया क्या? अच्छा, किसी एक बच्चे ने एक जगह रखे हुए तुम्हारे पटाखों में एक साथ आग लगा दी क्या? पता नहीं क्यों परेशान है वो। चलो जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी। देखो होता क्या है, रेडियो में क्या होता है, रेडियो में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करती है, धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो जो रेडियो का डायफ्राम होता है, वो डायफ्राम को वेव्स प्रोवाइड करती है। जब वेव्स होती हैं, जब वेव्स रिलीज होती हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब वेव जो डायफ्राम है ना उसका, कभी अगर आपने छूकर देखा हो किसी भी म्यूजिक सिस्टम के बड़े से स्पीकर को छूकर देखिएगा, वो बड़ी तेजी से हिलता है, वाइब्रेट होता है। तो जो उसका डायफ्राम है वो डायफ्राम वाइब्रेट होता है और वाइब्रेशन होने की वजह से उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। एक्चुअली थोड़ा सा हिलता है वो भी। और जो बड़ा स्पीकर है ना, जो डीजे वगैरह पे लगे रहते हैं, वो उसकी तो वाइब्रेशन हम अपनी बॉडी में भी महसूस कर सकते हैं, है ना? लगती नहीं है धमक उसकी? अगर आप किसी बड़े मैरिज हॉल में, पार्टी हॉल में गए हो तो वहाँ पर आपको ना बड़ी वो लगता है, शीशे तक टूट जाते हैं। और फिर जब वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ से बाहर निकलने के बाद एक शांति सी लगती है, अच्छा लगता है, हाँ ठीक है, बहुत तेज म्यूजिक बज रहा था। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या होता है कि किसी भी म्यूजिक सिस्टम का, एक रेडियो एक एग्जांपल दे दिया गया, किसी भी म्यूजिक सिस्टम का जो डायफ्राम है वो वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट यानी कि उसमें मोशन होता है, और जब मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन, तो जब मोशन होता है, डायफ्राम जब वाइब्रेट करता है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। और काइनेटिक एनर्जी से, उसके मोशन से ही एक एनर्जी रिलीज होती है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ साउंड, है ना? तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगला लिखेंगे, 5वां लिखेंगे, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन देखा है किसी ने? स्टीम इंजन, है ना? स्टीम इंजन में, हाँ ट्रेन का जो स्टीम इंजन होता है, कहाँ पर देखा है? हिमाचल में चलता है? हिमाचल में बहुत फायदे ज्यादा। नहीं, हिमाचल में अभी भी चलता है। टॉय ट्रेन में यूज होता है, सही कहा, ठीक है ना? हिमाचल में अगर आप जाएंगे ना यहाँ से, और अगर मान लीजिए आपको शिमला वगैरह कहीं पर जाना है और आप चाहते हैं कि आप ट्रेन के थ्रू जाना चाहते हैं, तो आपको पहले एक स्टेशन आता है कालका में आपको रुकना पड़ता है, और वहाँ से टॉय ट्रेन चलती है, आज भी चलती है। तो वो बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि चलती स्लो है लेकिन पहाड़ों के बीच में से निकल कर जाती है वो, तो उसी को लोग देखने के लिए जाते हैं। तो उसमें होता ये है कि सुनिए मेरी बात, उसमें क्या होता है कि स्टीम इंजन में क्या होता है कि हम ना, एक बड़ा सा चैम्बर होता है, उस बड़े से चैम्बर के अंदर कोल को डाल दिया जाता है और कोल में फायर लगा दी जाती है, मतलब आग लगा दी जाती है। अब वो जो कोल है, जब वो जलेगा तो वो धुआं प्रोड्यूस करेगा। अब जब वो धुआं प्रोड्यूस करेगा तो धुएं को निकलने की जगह नहीं दी जाती, जो उसकी स्टीम बनती है उसको निकलने की जगह नहीं दी जाती। और उसमें क्या करा जाता है कि उसमें आगे एक बड़ा सा पिस्टन लगा दिया जाता है। तो जब धुआं, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने घर में एक कंटेनर लिया, भगोना लिया, उसके अंदर पानी भर दिया और उसके ऊपर एक लिड, मतलब ढक्कन लगा दिया, या फिर एक प्लेट रख दिया आपने सिंपल, और इस तरह से रखी प्लेट के उसमें धुआं निकलने की जगह ना हो, ठीक है, यानी कि स्टीम निकलने की जगह ना हो, तो फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे ना, जो उसके ऊपर रखी हुई लिड है, वो लिड ऐसे वाइब्रेट करने लगती है। और अगर आपने उसको लिड को टाइटली बंद कर दिया, और टाइटली बंद करके आप सडनली उसको रिमूव करने की कोशिश करो या हटाने की कोशिश करो, तो वो एकदम दूर जाकर गिरेगी, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट किसमें यूज़ करा जाता है? बहुत बड़ा स्टीम जो इंजन होता है उसमें यूज़ करा जाता है। उसमें बड़ा सा चैम्बर होता है, उस चैम्बर के अंदर स्टीम, इसको कोल को जलाया जाता है। कोल के जलने से जो स्टीम प्रोड्यूस होती है, वो जो स्टीम है वो बड़े से पिस्टन को मूव करती है ना, पुश करती है। और जब वो उसको पिस्टन को पुश करती है तो पिस्टन कनेक्टेड रहता है ट्रेन के बड़े बड़े व्हील्स के साथ में, और व्हील्स धीरे धीरे घूमने लगते हैं।
तो जितना ज़्यादा कोयला बर्न करा जाता है उतनी ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस होती है, जितनी स्टीम प्रोड्यूस होगी उतना ही ज़्यादा वो पुश करेगी उसको, और धीरे धीरे ट्रेन चलने लगती है। तो वैसा ही जैसा तुम बता रहे हो कि वो थोड़ी स्लो चलती है, तो वो स्लो चलने का रीज़न ये है कि कोल को जलने में थोड़ा सा टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू डीजल। डीजल इंजन्स भी हैं, तो डीजल इंजन वाली ट्रेन और फास्ट चलती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में तो कोई चीज़ जलाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो इंस्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। उसमें आपको जलने का, स्टीम प्रोड्यूस होने का, स्टीम पिस्टन को पुश करे, वो सब कुछ वेट ही नहीं करना। उसमें तो सीधा वो मोटर को चलाना शुरू कर देती है, मोटर से कनेक्टेड रहती है। ये है ना शुरुआत में इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी सीधा मोटर से कनेक्टेड होती है, और मोटर जो है इट इज़ कनेक्टेड टू द व्हील्स ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन एकदम चलती है। तो इसीलिए जितनी भी फास्ट मूविंग ट्रेन्स हैं, चाहे फिर वो मेट्रो हो, चाहे फिर ये जो रैपिड ट्रेन अभी चालू हुई है, तो ये फास्ट मूविंग ट्रेन जो हैं सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन ही होती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, तो मैं उसी का बात बता रहा था। फिफ्थ जो है हमारा, ये है स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन में क्या होता है, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी नहीं तो और बता रहा हूँ अभी, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। इसको मैकेनिकल, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी क्यों बोल दिया गया, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो दो एनर्जीज का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके अंदर जो है ना, स्टीम इंजन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर उसको पिस्टन से, हाँ बताता हूँ अभी, कि जैसे हमने ये कहा कि स्टीम इंजन है, तो स्टीम इंजन को अगर हमने पिस्टन से कनेक्ट नहीं करा तो उसके अंदर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है बहुत ज़्यादा, और जैसे ही उसको पिस्टन से कनेक्ट कर दिया गया तो वो पिस्टन को पुश कर देगा, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई स्टीम इंजन से ट्रेन ना सीधा चलना शुरू कर देती है, ठीक है ना। अब ऐसी ट्रेन को ऐसा थोड़ी है कि रोक नहीं सकते, ऐसी ट्रेन को हम ब्रेक भी लगाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद में जैसे ही आप ब्रेक छोड़ेंगे वो फिर से चलना शुरू हो जाएगी। तो ब्रेक जब आपने लगाया तो इसका मतलब क्या है कि उसने एनर्जी को होल्ड कर रखा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर, और जैसे ही आप ब्रेक रिलीज करेंगे वो एकदम से भागेगी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी, तो एनर्जी देती है, लेकिन उस मोड में अगर ट्रेन का लीड ओपन है तो वो तो जो उसका स्टीम होगी वो तो निकलती रहेगी। वो फिर साइड से निकलेगी, है ना, थोड़ा 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 रिलीज होगी। उसके लिए भी अरेंजमेंट करा जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा स्टीम है वो कहीं से निकल जाए, उसके लिए भी अरेंजमेंट करा जाता है। भाई बड़ा इंजन है, उसके अंदर अरेंजमेंट करा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम स्कूटर चला रहे हैं, और स्कूटर चला रहे हैं, और हमने स्कूटर का जो एक्सेलरेटर है वो रिलीज़ नहीं करा, ठीक है, और हमने ब्रेक लगा दिए, तो स्कूटर रुकेगा तो सही ना। अब अरे रुकेगा, रुक जाता है, उसको आपने स्पीड दे रखी है। हाँ हाँ, सुनो तो सही, आपने अच्छा सुनो 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 सुनो, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे किसी दिन। तो जब स्कूटर को हमने स्पीड दे रखी है, मतलब एक्सेलरेटर घुमा रखा है, और हमने ब्रेक लगा दिया, तो वो स्कूटर रुक गया। अब उसकी एनर्जी कहाँ जा रही है, उसकी एनर्जी सारी की सारी एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू निकल रही है ना। अनबर्न्ड फ्यूल निकलता है ऐसे में, फ्यूल पूरा बर्न नहीं हो पाता, और वो अनबर्न्ड फ्यूल जो है वो एग्जॉस्ट पाइप यानी कि जो साइलेंसर है उसके थ्रू निकलता रहता है। तो इसी तरीके से उस दौरान भी क्या है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, और आपने जैसे ही ब्रेक रिलीज करा वो एकदम से निकल कर भागेगा, है ना। तो हमने ये कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी कहा जा सकता है, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों का सम होता है, ठीक है। अच्छा जी, अगला देखते हैं, 1 मिनट वेट करना बस। कभी तो गाड़ी के जब एग्जॉस्ट चेक करता है, किसी गाड़ी का ब्रेक दबा के चेक कर देता है, एग्जॉस्ट करा देता है। सर स्कूटर की बात हो रही है, गाड़ी तो रुक जाती है, स्कूटर की बात हो रही है, स्कूटर रुक जाता है। अगर नहीं तो फुल ब्रेक दबा के ले, और रेस लेकर ना सिर्फ रेस सट्टा बोला पहले से लेकर जब सपोज पहले भी रेस दे दी तो हल्की बड़ी एकदम रेस जाएगा नहीं होता। अरे मैम छोड़ो ही चलो। स्टाइल देख रहे, अरे
सब कुछ चला रखा है तुमने? कुछ देर में टेम्पो भी चला रहा टेम्पो भी? है। टेम्पो? टेम्पो कौन चलाता है? वैसे मैंने कहा कभी नहीं, मैंने बस चला रखी है। हाँ नहीं, मेरा फ्रेंड था, वो नई बस लेकर आया था, उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा मैंने कभी बस नहीं चलाई, तो कहता भाई चला ले। तो मैंने चलाई, बड़ा मज़ा आया। अगला देखें। कार इंजन। बताओ भैया, कार इंजन के बारे में बताओ। सिक्स, कार इंजन। कार इंजन में केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। पेट्रोल होता है ना, तो केमिकल हो गया ना। केमिकल उसमें हीट में कैसे देता है? क्योंकि उसका जो पिस्टन होता है, पिस्टन के अंदर एक साइड से फ्यूल आता है, एक साइड से स्पार्क करता है। हाँ, और उसका वो ऐसे ब्लास्ट होता है। उसका वो जो स्मोक होता है वो कंटिन्यू वैक्यूम लगता है, तो वो काफी से बड़ा आता है। तो यहाँ पे हीट का आता है। बता रहा हूँ। केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। अरे आप लोगों की लगातार ही बातें चल रही हैं भैया आज। केमिकल एनर्जी क्या है? जैसे हमने कहा कार इंजन की बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल उसमें होता है। तो जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल को स्पार्क प्लग जो है वो पेट्रोल को इग्नाइट करता है। इग्नाइट करने का मतलब ये है कि अगर पेट्रोल कहीं पर पड़ा हुआ हो और आप एक हल्का सा स्पार्क उसको दे दें, तो वो जल जाएगा सारा का सारा। तो वही होता है, कार इंजन हो, चाहे स्कूटर इंजन हो, चाहे बाइक का इंजन हो, किसी में भी जो इंजन होता है ना, इंजन के अंदर एक्चुअली पेट्रोल भर जाता है, और इंजन के अंदर ही स्पार्क प्लग भी होता है। स्पार्क प्लग स्पार्क फेंकता है, स्पार्क जैसे ही फेंकेगा वो पूरा का पूरा इंजन के अंदर बूम से एकदम आग लग जाती है, ठीक है। और वो जो आग लगती है ना, वो आग ही स्टीम प्रोड्यूस करती है, और जब वो स्टीम प्रोड्यूस होती है तो वो पिस्टन को मूव करती है, और पिस्टन चलता है, पिस्टन व्हील से कनेक्टेड होता है, वो गोल गोल घूमता है, ठीक है। इसीलिए जब भी आप कोई भी कार देखेंगे या बाइक देखेंगे कोई भी, तो उसका एक साथ में यूज़र मैनुअल आता है ना। तो यूज़र मैनुअल कैसे इसको यूज़ करें, क्या क्या इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके अंदर लिखा रहता है आईसी इंजन। आईसी इंजन का मतलब क्या होता है? इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। तो इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब क्या है कि हम जब भी कभी कार, स्कूटर, बाइक कोई भी चीज़ चलाते हैं, तो आप समझ लीजिए हम एक ऐसे इंजन के ऊपर बैठे हुए हैं जिसके अंदर हमेशा आग लगी हुई है, ठीक है। और अगर उसमें आग ना लगे तो वो चलेगा ही नहीं। तो इसलिए उसको इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं, इंटरनली कंबशन, जिसमें आग लगती है। तो आग लगेगी यानी कि हीट प्रोड्यूस होगी, और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट से ही उसको एनर्जी मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी। ये कार इंजन का हो गया। सातवां देखिएगा, सेल और बैटरी। सेल और बैटरी, इसमें लिखे केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल और बैटरी में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी, आप कोई भी सेल लीजिए जो इसके अंदर पड़ा रहता है ना सेल, ये आपका जो रिमोट होता है, रिमोट के अंदर जो सेल पड़ा रहता है उसको आप निकालिएगा, उसमें देखिएगा या तो उसमें लिखा रहता है लिथियम आयन, और या फिर उसके अंदर लिखा रहता है निकल कैडमियम। तो वो जो सेल है उसके अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी भरी हुई है, और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे नोट करेंगे गैस स्टोव। गैस स्टोव, ये नोट करिएगा।
गैस स्टोव। हेलो जी, नमस्कार जी। हाँ जी, घर पर ही हूँ जी। नहीं, पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, 9 बजे तक तो है, फिर 9:30 से है जी। हाँ जी, हाँ जी। च- चलिए ठीक है जी सर, ओके। ओके। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा गैस स्टोव। गैस स्टोव में लिखें केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। गैस स्टोव आपको पता ही है कि अगर हम सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उसमें एलपीजी यूज़ होता है, और अगर हम पाइप्ड नेचुरल गैस, जो हमारे घरों में पाइप कनेक्शन जो आ रहा है, तो उसमें हम मीथेन यूज़ करते हैं, है ना। तो उसमें केमिकल एनर्जी ही है और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसी से हमारा खाना बनता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर देखा है किसी ने? अच्छा, सोसाइटीज़ में तो नहीं होता, क्योंकि सोसाइटीज़ में घर इतने सारे होते हैं तो वो सप्लाई करना मुश्किल होता है। लेकिन नॉर्मली लोग ना घरों में आजकल लगवा लेते हैं सोलर वाटर हीटर। घर में हमारे पास अपनी एक छत है। अब जब छत है तो छत के ऊपर हम एक सोलर पैनल लगवा सकते हैं। तो वो जो सोलर पैनल है वो क्या करता है, जो एंट्रैप करता है, और एंट्रैप करके उसके अंदर एक बैटरी होती है जो कंसिस्टेंटली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी आप उसको चालू करेंगे सोलर वाटर हीटर को, तो वो उस सोलर एनर्जी से ही जो स्टोर करी हुई इलेक्ट्रिसिटी है उससे उसको गर्म करने लगता है पानी को। ठीक है ना। तो उसमें आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके के कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सनलाइट है, सनलाइट से ही इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके अंदर एक छोटी बैटरी होती है, उसके अंदर स्टोर हो जाता है, और वो जो बैटरी है, वो बैटरी जब भी हम गीज़र चालू करेंगे तो वो उसको पानी को गर्म करने लगता है। और जब उसको गर्म करने लगता है तो फिर हम ये कहेंगे भाई बैटरी की भी तो कुछ कैपेसिटी होगी। हाँ, तो कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी तो रिलीज़ हो जाती है पानी को गर्म करने में, लेकिन जब बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती है तो सूरज जो है उसको, बैटरी को फिर से रिचार्ज करने लगता है, वो फिर से उसको गर्म करने लगता है। तो यूज़ होता है आजकल, घरों में लोग लगवाते हैं सोलर वाटर हीटर, तो इसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन वगैरह की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। ठीक है। अच्छा, आगे नोट करें, इसमें होता है लाइट एनर्जी टू हीट एनर्जी। लाइट एनर्जी टू हीट एनर्जी। नेक्स्ट लिखें सोलर सेल। सोलर सेल, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर सेल में ये काम होता है। उसके बाद नोट, नेक्स्ट टॉपिक नोट करिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, हेडिंग लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
according to this law, whenever energy changes from one form to another, whenever energy changes from one form to another, comma, the total amount of energy remains constant. The total amount of energy remains constant. Or in other words, energy can neither be created nor destroyed. Nor destroyed. इसके बाद लिखिएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. During the free fall of a body. Conservation of energy during the free fall of a body. अब मानिए कि एक बॉल यहाँ पर है और थोड़ी देर में ये जो बॉल है ये ट्रैवल करके मतलब नीचे गिरती है, फ्रीली फॉल करती है, ये इस पॉइंट पर आ जाती है और थोड़ी देर में ये गिरते गिरते यहाँ पर इस पॉइंट तक आ जाती है. अब इस वाली पोजीशन को बोल दिया पोजीशन ए, इसको बोल दिया पोजीशन बी और इसको बोल दिया पोजीशन सी. पोजीशन ए, बी और सी, ठीक है. और टोटल हाइट, जिस हाइट से ये बॉल गिर रही है ना, उस टोटल हाइट को हमने बोल दिया एच. ये हाइट h हो गई और यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये तो हो गया x. तो ये टोटल हाइट कितनी थी h, ये जो बचा है ये कितना बचा h माइनस x. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये. इसमें हम क्या देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी. मतलब जब बॉडी फ्रीली फॉल करती है किसी एक हाइट h से, जब वो गिरती है तो हर पॉइंट पर उसकी जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहती है. कंजर्व रहने का मतलब है कांस्टेंट रहती है. यहाँ पर निकालेंगे
यहाँ पर निकालेंगे तो भी एनर्जी की जो वैल्यू आएगी, इस पॉइंट पर जो एनर्जी की वैल्यू आएगी, और इस पॉइंट पर, तीनों पॉइंट्स पर एनर्जी की वैल्यू सेम आने वाली है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी जरा बताइए। बॉडी जो है, बॉडी का मास m है, तो यहाँ से और यहाँ तक, मतलब अब यहाँ से और यहाँ तक की हाइट कितनी है, h है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। सही है। काइनेटिक एनर्जी, जब बॉडी यहाँ पर है ना, पॉइंट ए पर है, तो बॉडी अभी हमने रिलीज नहीं करी है, बॉडी अभी होल्ड कर रखी है, ऐसे पकड़ी हुई है जस्ट, ठीक है। तो फ्री फॉल में जब बॉडी ऐसे गिरती है, तो जब वो गिरेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी ना, जिस टाइम वो गिरेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m u स्क्वायर, यानी कि हाफ m जीरो का स्क्वायर, यानी कि कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो मैकेनिकल एनर्जी m e होता है मैकेनिकल एनर्जी, ब्रैकेट डालकर ऐसे लिखेंगे a, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो mgh प्लस जीरो। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी हो गई, mgh हो गई। सही है। ये क्या, मोबाइल फोन चालू, मोबाइल फोन में खेल रहे हो तुम लोग। अच्छा, वो पीछे से वो तुम्हारी फ्रेंड समझाती भी रही बीच बीच में कि मोबाइल फोन रख दो, अभी बीच में आवाज़ भी आ रही थी। अच्छा, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हो। पॉइंट बी पर देखिएगा, पॉइंट बी पर जब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तब क्या होगा, यहाँ पर बॉडी है, इसका मास m है, यहाँ से और ग्राउंड तक का डिस्टेंस कितना है, h माइनस एक्स, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी mg और डिस्टेंस कितना, h माइनस एक्स, है ना। तो mg इंटू एच माइनस एक्स। अब इसको जरा एक्सपेंड कर दो, तो mgh माइनस mgx, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए अभी मेरे को ये देखना पड़ेगा कि बॉडी ना फ्री फॉल हुआ तो वो यहाँ से यहाँ तक आई, है ना, यहाँ से यहाँ तक आई, तो मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर मुझे देखना पड़ेगा इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये देखना पड़ेगा। तो कैसे देखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, इतना नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर कराता हूँ। हो गया, कर लो। ठीक है जी, चलें। स्लाइड बना दो। अच्छा ठीक है, परीक्षित आवाज नहीं आ रही उधर से, परीक्षित 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 परीक्षित, अच्छा चलो ठीक है, हो ओके ओके। फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, तो जब मैं ए से बी वाला मोशन देखूंगा तो यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। मैं इधर ही लिख रहा हूँ, ये चलो अगली स्लाइड पर देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा ए से बी तक, x, उसकी फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, g।
जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो हम ए को तो प्लस जी ही लेते हैं ना, जब वो ऊपर से नीचे गिरता है। तो जरा बताना यू एस वी ए कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन हाँ सेकंड इक्वेशन में तो टी होता है, थर्ड है ना, ठीक है। तो भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह g आ गया और s की जगह x आ गया, ठीक है। तो अभी ना देखो v स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 2gx आ गई, तो यहाँ से v निकालने की कोशिश मत करना, बस v स्क्वायर ही बहुत है, ठीक है। क्यों बताता हूँ भी, हमारे पास ये v का स्क्वायर आ गया, यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी है v कहाँ पर, जो यहाँ से चलते चलते पॉइंट बी पर आई। तो हम काइनेटिक एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी तो हमने निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, अब काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मुझे ना वी की जरूरत नहीं है, मुझे वी स्क्वायर की जरूरत है, और मैं पहले निकाल चुका हूँ वी स्क्वायर। तो हाफ एम और वी स्क्वायर कितना निकाला हमने, 2gx। तो देखो 2 से 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, mgx। देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा देखो काइनेटिक एनर्जी तो अभी अभी निकाली हमने mgx, और पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी थी, mgh माइनस mgx, mgh माइनस mgx। तो माइनस mgx प्लस mgx कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया mgh। यहाँ तक बताओ समझ गए। तो मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट बी पर निकाली तो भी mgh आई, पॉइंट ए पर निकाली तो भी mgh आई, पॉइंट सी पर निकाल लेना आप, चाहे तो ट्राई कर लेना, नहीं तो अगली क्लास में मैं करा दूँ, ठीक है ना। इतना कर लीजिए, और बाकी टेस्ट फ्राइडे को ही रख लेते हैं। सैटरडे को क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट, क्या तो तुम्हें भी बाहर जाना है, संडे सुबह बेस्ट, संडे सुबह परफेक्ट। सैटरडे रखते हैं भाई, सैटरडे रखते हैं, कोशिश करना आने की। चलो संडे को रखते हैं। अच्छा एक मिनट, एज ऑफ नाउ सैटरडे को है, अगर आपका कुछ भी प्लान चेंज हो मुझे बता दें, ठीक है ना। तो सैटरडे के हिसाब से तैयारी रखना, वर्क एंड एनर्जी का रखेंगे, नहीं सॉरी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हाँ नहीं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई। तबीयत का ध्यान रखो।